हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। मेरे पास बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि उनके स्कूल में पेपर्स हैं, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस चैप्टर पर्टिकुलरली फॉर अ पर्पस ऑफ रिवीजन। इसको आप बिल्कुल भी नोट्स की तरीके से मत लीजिए, बट नोट से कम भी मत लीजिए आप लोग। ये चैप्टर जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, दिस इज अ चैप्टर फॉर क्लास नाइन्थ का आपका साइंस का चैप्टर है ये। इफ यू वांट टू लर्न विद इन द क्लास तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट करता है। इस चैप्टर को कोशिश करूंगा मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करके पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूं एंड विद इन अ शॉर्ट स्पैन, कि चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है। या फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमसे चीजें याद नहीं होती क्योंकि बायोलॉजी इज मोर ऑफ, ये बच्चों का परसेप्शन होता है कि बायोलॉजी इज मोर ऑफ कि हमें याद ज्यादा करना पड़ता है, नहीं होता। तो कैसे करें, देखते हैं इस चैप्टर को, क्या इसकी खासियत है, क्या अच्छी चीजें ये हम लोगों के लिए लेके आया है, क्या नया आज हम सीख सकते हैं। जैसे चैप्टर का नाम कहता है, दिस इज चैप्टर नंबर 5th ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि हमारी लाइफ जब भी स्टार्ट होगी या हो चुकी है तो उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिससे वो बनी है। बेसिक, या फिर इसको हम बोल देते हैं यूनिट। जो सबसे छोटी चीज है जिससे हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, दैट इज सेल। तो इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे कि हम लोग कैसे बने हैं, हाउ वी ऑल। क्वेश्चन क्या आता है कि ये जब चैप्टर पढ़ते हैं, हाउ वी ऑल आर मेड, हम सब कैसे बने हैं। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर जिससे हम लोग बने हैं। और इससे क्या पता चलती है, हमें अंडरस्टैंडिंग होती है चैप्टर की। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसको हम कम से कम दिमाग लगा के, कम से कम पढ़ के इस चैप्टर को कैसे ग्रास्प कर सकते हैं और सबसे ज्यादा समझ सकते हैं। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है हमारी लाइफ का। कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे है तो वो सेल से बना है, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं पता है। बट सेल की जो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट आती है, फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, सेल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो सेल को लैटिन में, लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन मीनिंग मतलब लैटिन एक लैंग्वेज है जिसके अंदर सेल का मीनिंग होता है लिटिल रूम। याद कर लो, अगर स्कूल में आपके पेपर्स होंगे तो वो आपसे जरूर पूछना चाहेंगे व्हाट इज अ लिटिल रूम, क्योंकि उन्हें पता है, सबको पता है सेल क्या होता है, लेकिन लिटिल रूम किसी को नहीं पता। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का लैटिन मीनिंग है आपका अ लिटिल रूम। फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर करा। तो साइंटिस्ट नेम जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर करा है, देखा है, दैट इज रॉबर्ट हुक। याद कर लो बच्चों, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ही वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर करा कि सेल दिखता कैसा है। सेल सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने। यही याद कर लो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल वाज रॉबर्ट हुक। सेल किस चीज का देखा, कॉर्क। बच्चों कॉर्क क्या होता है, शटल कॉक आप सबने देखी है, कुछ इस तरीके की होती है। हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन के गेम के अंदर होती है, तो उसका जो बेस होता है, नीचे का टुकड़ा, वो फोम के अंदर एक वुड होती है। क्या होती है, वुड। उस वुड को कहते हैं हम कॉर्क। लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले देखा था कि सेल कैसा दिखता है। उन्हें ये जो सेल था, ये हनीकॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया था। ठीक है, समझ आ रहा है। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल देखा, और सेल किस में देखा, एक कॉर्क में देखा, जो एक हनी लाइक स्ट्रक्चर है। कुछ अलग से नोट्स नहीं बनाते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, या फिर यहाँ आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, कोशिश करो इसी को इसी फॉर्मेट में आप नोट डाउन कर लो।
मोस्ट टू मोस्ट 3 to 4 पेजेस लगने हैं, पूरा चैप्टर फिनिश्ड। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने जो स्टार्टिंग में देखा होगा कोई ना कोई माइक्रोस्कोप यूज करी गई होगी, तो माइक्रोस्कोप क्या होती है वो समझते हैं। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है, किस लिए यूज आता है, सेल को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जो सेल को देखने के लिए यूज आता है। जब साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग में रॉबर्ट हुक ने देखा तो उन्हें सेल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा, बट जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई तो हमारी माइक्रोस्कोप भी अच्छी होती गई। नाउ द माइक्रोस्कोप जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, आईपीस जिस पार्ट से हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस जहां से इमेज मतलब आप जो पार्ट है जहां से हम उसके ऊपर सेल के ऊपर आप अपनी लाइट डालते हैं, एंड थर्ड इज कंडेंसर। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर होता है ऑब्जर्व सेल आफ्टर फुटिंग सेफ्रॉन। कंडेंसर वो प्लेस होती है जहां पे हम सेल को रखते हैं या फिर उस पार्ट को रखते हैं जहां पे हम देखते हैं। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में एक बार रेफर कर सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे को पता होना चाहिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर कंपाउंड क्यों है इसका नाम, कंपाउंड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, एंड कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप मींस जो माइक्रोस्कोप को अच्छे से डिस्कवर कर लिया गया है और आपको अच्छे तरीके से आपको सेल देखने में वो हेल्प कर रही है। सेल देखने के लिए आपको सैफ्रॉन एक सॉल्यूशन होता है, वो आपको सेल के ऊपर डालना होता है जिससे उसकी विजिबिलिटी हो। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जैसे आपका सेल डिस्कवर करा तो सेल के अंदर और भी चीजें निकल के आई। सेल तो एक बॉडी थी, तो उस बॉडी को भी तो डिस्कवर करना था। तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, और साइंटिस्ट का हमारा नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। जैसे रॉबर्ट हुक थे तो ऐसी एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। बच्चों इन दोनों साइंटिस्ट के नाम अच्छे से याद कर लो, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन वो सेकंड साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर करा न्यूक्लियस। मतलब क्या है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने देखा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस होता क्या है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस होता है आपके सेल का ब्रेन। क्या होता है आपके सेल का ब्रेन। सेल का ब्रेन से मतलब क्या है कि जैसे एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम लोग होते हैं, हम लोगों का कोई ब्रेन देख पाए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। अब सेल एक डॉट लाइक, ये मैंने डॉट ड्रॉ करा है, इतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका भी आप ब्रेन देख सको। तो इतनी बड़ी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। आफ्टर द सेल डिस्कवरी जब हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गई और हमने बहुत अच्छे लेवल पे सेल को डिस्कवर करना स्टार्ट करा, तो रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल का न्यूक्लियस देखा। न्यूक्लियस इज द नेम गिवन टू द ब्रेन ऑफ सेल। जब सेल और अच्छे तरीके से डिस्कवर हुआ तो एक थ्योरी दी गई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद पेपर में पूछी जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। प्लांट्स एंड एनिमल से मतलब क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स एक्चुअल में है क्या, दीज बोथ आर लिविंग, दीज बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आर मेड ऑफ सेल। दिस थ्योरी वाज गिवन, गिवन का जो साइंटिफिक वर्ड है वो है प्रपोज्ड। आप लोग बच्चों प्रपोज लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑल लिविंग थिंग्स या फिर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स was given या proposed by Sheldon and Schwann. These were the two scientists जिन्होंने डिस्कवर करा और सेल थ्योरी की बेस दिया कि सेल थ्योरी होती क्या है। इन फ्यूचर टाइम के साथ सेल थ्योरी की स्टेटमेंट को और भी इंप्रूव करा गया और उसमें ऐड करा गया ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एंड दिस वाज गिवन बाय विर्को। विर्को ने क्या कहा कि सपोजिंगली एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है सपोजिंगली आपका,
है ना, ट्री है, जब उसके प्लांट्स के सेल डेड होते हैं तो वही सेल के थ्रू नए सेल्स डेवलप होते हैं। कोई और तरीका नहीं है कि आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर सपोजिंगली 100 सेल थे तो वो ही 100 सेल नए सेल जनरेट करेगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, दिस वाज द कंप्लीट सेल थ्योरी दैट वाज गिवन बाय शेल्डन एंड श्वान एंड फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्को। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। देन क्या थ्योरी की दी गई? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने सेल थ्योरी के बेसिस पे दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड करा। क्या दो पार्ट्स थे वो देखते हैं। ऑर्गेनिज्म को डिपेंडिंग ऑन द सेल दो टाइप में डिवाइड करा गया, मल्टी सेल्यूलर और सिंगुलर यानी कि यूनिसेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड ऑफ सिंगल सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं, मतलब उनका एक ही सेल का बॉडी है और वो ही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, जिसका एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम। एटलीस्ट दो याद कर लो बच्चों, बहुत ही अच्छा रहेगा। देन कम्स द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और कुछ सेल कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ सेल्स कुछ एक्शन। ये एक्शंस क्या होते हैं? लाइक ब्रीथिंग, मूविंग, ईटिंग। ये कुछ एक्शंस हैं, हर टाइप का सेल डिफरेंट काम करता है। तो एक बॉडी बनती कैसे है? एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनती कैसे है? सेल्स जो होते हैं आपके, सेल्स टुगेदर यानी कि ग्रुप में मिलके बनाते हैं आपका टिश्यू। सेल्स मिलके बनाते हैं आपका टिश्यू। टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं कि हर बॉडी का ऑर्गन, सपोजिंगली ब्रेन है तो वो थिंकिंग का करता है। ऑर्गन्स का एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी से लेते हैं, जैसे ब्रेन है एक ऑर्गन, तो एक इसलिए यूज होता है थिंकिंग के लिए, सोचने के लिए। एक ऑर्गन है आपका स्टमक, ये किस लिए यूज होता है? डाइजेशन के लिए, खाना जो हम खाते हैं उसे पचाने के लिए। इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और ये सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं हमारी कंप्लीट बॉडी। ऐसी होता है। तो एक स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हो, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं बॉडी। इसका एग्जांपल मल्टी सेल्यूलर में क्या हो सकता है? ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। इसको फर्दर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी हम समझते हैं एक सेल के अंदर बेसिक क्या चीजें होती हैं और एक सेल बना किन चीजों से होता है। भाई रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे हमें डिस्कवर तो कर दिया न्यूक्लियस, बट एक सेल में बेसिकली पार्ट्स क्या होते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो देखते हैं, एक सेल जो होता है कुछ इस तरीके का डिजाइन होता है, जिसके समझ लेते हैं कोई फिक्स शेप नहीं है। उसके अंदर एक सेंटर होता है, दैट इज डार्क कलर, एक होल टाइप होता है, डॉटेड कुछ मटेरियल होता है, यहाँ लिक्विड होता है। ये आपकी आउटर बॉडी होती है और इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि अभी भी बताया था मैंने ब्रेन। तो एक सेल जो होता है आपका बेसिकली तीन बेसिक कंपोनेंट से बना है। सेल जो होता है, फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर या फिर आउटर बॉडी जो कहते हो। जो जैसे आप एक कार होती है, कार का कवर होता है, ये बॉडी का कवर होता है एक सेल का, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, यहां लिख देता हूं मैं, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन यानी कि लेयर। परमिएबल का मतलब होता है मूवमेंट। मतलब क्या है? अगर एक सेल है तो कोई सेल के अंदर एक बेसिक प्रोसेसेस है, उसमें से
कुछ चीजें हमारी बॉडी के अंदर आती है और कुछ हम अपनी बॉडी से निकालते हैं। तो उस मूवमेंट के लिए कुछ होल्स चाहिए, कुछ आपको लेयर्स चाहिए जिसके थ्रू आप अपना वेस्ट भी बॉडी से निकाल सको और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सको। तो ये परमीएबल क्यों होता है, ये ओपन क्यों होते हैं लेयर्स जो होती हैं इसकी? दो प्रोसेसेस के लिए। फर्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, ये सांस लेते हैं, तो क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसी तरीके से कुछ प्रोसेसेस सेल भी परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। जो सेल की आउटर मोस्ट शेल लेयर जो है उसमें से गैसेस को निकालते हैं और उसी से गैसेस लेते हैं। सेकेंड जो प्रोसेस है वो भी इसी तरीके का है, बट वो लिक्विड्स पे काम करता है, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या कहता है? इट इज अ प्रोसेस दैट वर्क्स ऑन एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स मतलब जितना भी आप खाना खाते हैं, इसी तरीके से सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस जाता है जिसे वो कंज्यूम करता है और वेस्ट होता है बॉडी से बाहर निकालता है। ये आउटर मोस्ट बॉडी का पार्ट जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसका ये काम होता है। अच्छे से समझ में आया? प्लीज मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसे कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन करो। बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने आपको ये समझाना और लिखने की कोशिश करिए, ताकि एग्जाम टाइम में हर चैप्टर को बार बार ना पढ़ना पड़े। अगला जो पार्ट होता है सेल का जो इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ डार्क कलर, स्फेरिकल और ओवल शेप। अभी हमने यहाँ पे देखा था, ये क्या है? एक सेल अगर एक बॉडी है तो उसके अंदर एक डार्क कलर का डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और इट इज द ब्रेन। क्या होता है? आपका ब्रेन होता है सेल का। अब हम सबको ब्रेन की वर्किंग पता है। ब्रेन हमारी सारी बॉडीज की एक्टिविटी कंट्रोल करता है ना? जितना भी हमारा मूवमेंट होगा, जो भी हम चीजें सोचेंगे, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि ये हमारी बॉडी की सारी वर्किंग को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो होता है इसका, ब्रेन जो होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं दैट कंटेन डीएनए। क्रोमोसोम्स और डीएनए का मतलब क्या है? दीज आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स जो एक सेल के ब्रेन के अंदर होते हैं, जो इसकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में डीएनए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, वेयर इट इज प्रेजेंट। जिसके सेल के अंदर, जिसके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसकी मेम्ब्रेन अवेलेबल होती है, उसको मैं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, प्रो कैरियोटिक जिसके पास सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और यूकैरियोटिक जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। जिस भी सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोकैरियोटिक, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसको यूकैरियोटिक। लास्ट कम जो सबसे इंपॉर्टेंट हर सेल में होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक लिक्विड होता है जो सेल की बॉडी के अंदर फिल होता है। इट इज कंपोज्ड या मेड लिख लेते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, मेड ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड आपका प्रोटीन्स। ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आप लोग, मैं एक एग्जांपल लूं, एक बॉडी है तो बॉडी के अंदर मेजॉरिटी हमारी क्या होता है? वाटर एंड ब्लड, जो हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है। ऐसी एक सेल के अंदर बेसिक क्या होता है? वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स। और इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन सेल गिविंग शेप। ये एक सेल को शेप देने में हेल्प करता है। बाकी ये जो दो प्रोसेसेस थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये भी साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में ही होते हैं, क्योंकि इसी लिक्विड के थ्रू सारी गैसेस आती हैं बॉडी के अंदर, और इसी गैसेस के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, आउटर मोस्ट लेयर तक सारा जाता है बाहर लिक्विड।
बच्चों वी कंप्लीटेड लाइक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द चैप्टर, जिसमें जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, जस्ट 2 पेज की हमने 2 पेज की थ्योरी में हम लोगों ने कवर करे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो और इसके नोट्स बनाओ अपने पास से। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में सब चीजें लिखने की कोशिश की हैं और आपको समझाने की। सेकंड पार्ट में जो बचा हुआ रेस्ट हमारा चैप्टर रहता है वो मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। इसे पढ़िएगा और अपने डाउट्स प्लीज कमेंट्स में मेरे को बताइएगा।